महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र ये पहला ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसमें वर्टिकल प्रॉपर्टी जो है ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद पे है। फ्लैट ओनर्स और वर्टिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अपनी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। अपनी मीन्स द मुंबई रेडियस। इसलिए यहाँ पे शेल्टर, यहाँ पे ज़्यादा रहने वाली तादाद ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। इसलिए शेल्टर का जो प्रॉब्लम है, जैसे ड्वेलर्स का हो, पक्के घरों का हो या बिल्डिंग में रहने वाले फ्लैट्स का हो, ये इनके कई सारे इश्यूज पिछले कई सालों से चलते आ रहे, 2 शतकों से चलते आ रहे। 1850 से लेकर ये समस्याएं मुंबई रेडियस में, महाराष्ट्र में ज़्यादातर पे है। इसमें ज़्यादा समस्या ऐसी है कि एक तरफ से बिल्डर है जो फ्लैट मुहैया करते हैं और एक तरफ से फ्लैट ओनर है जो फ्लैट खरीदते हैं। ये हो गया पक्के घरों के बारे में। हम लोग अगर बोलेंगे कि स्लम में क्या है या कच्चे घरों में क्या है, सब तो पक्के घर में नहीं रहते, सब कुछ लोग तो अभी स्लम में रहते हैं या स्लम यानी कि कच्चे घरों में भी रहते हैं। तो उनको ग्राउंड लैंड में होने के कारण और बड़ी आबादी होने के कारण वहाँ पे डेवलपर जाते, बिल्डर जाते, उनको बोलते कि भैया आपको हम यहाँ पे बिल्डिंग तैयार करेंगे, बिल्डिंग खड़ी करेंगे और उसमें आपको घर देंगे। ये कमिटमेंट करते हैं, इसलिए वो ज़मीन खाली करते हैं, पुराना जो है उनका जो शेल्टर है वो खाली करते हैं और उसके बाद वो ज़मीन का कब्जा डेवलपमेंट के स्वीट नेम पे वो किया जाता है। उसके बाद में उनको ना भाड़ा मिलता है, ना घर मिलता है, ना कन्वेंस मिलता है, ना कुछ मिलता है। ऐसे कई सवाल अपने मुंबई रेडियस में, महाराष्ट्र में फ्लैट ओनर्स के बारे में सदियों से चलते आ रहे हैं। अभी फ्लैट ओनर्स ये डिसऑर्गेनाइज हैं, ये असंगठित हैं, इसलिए इनकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए कोई मंच, प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं था। ये मद्देनज़र रखते हुए हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर CS रेड्डी जी ने एक कॉन्सेप्ट ऐसा किया कि इसमें जो फ्लैट ओनर्स डिप्राइव हो रहे, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, और एक फ्लैट ओनर छोटा एक अहम हिस्सा होता है सोसाइटी का, वो हजारों करोड़ के बिल्डर से नहीं लड़ पाता। इसलिए संगठित रूप से उनके लड़ाई, मतलब हम उनके बिल्डरों के दुश्मन नहीं है। टेक्निकल लड़ाई ऐसी होती है कि बिल्डर जमीन ले लेते हैं, उसके जगह पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उसमें जो रिहेबिलिटेशन वाले हैं उनको घर नहीं देते, बुकिंग वाले से घर का पैसा लेते हैं, ना बुकिंग वाले को देते हैं, ना रिहेबिलिटेशन के जो डिप्राइव्ड ड्वेलर्स को है उनको नहीं देते। तो ऐसे कई सालों से चलता आ रहा है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है, पुलिस का भी उनको सपोर्ट मिलता है, कलेक्ट्रेट का सपोर्ट मिलता है, सब लोगों का सपोर्ट इनको मिलता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है। इसलिए हमारे जो डिसऑर्गेनाइज जो फ्लैट ओनर्स हैं और जो फ्लैट सीकर्स हैं, जिसके पास फ्लैट है वो फ्लैट ओनर है, लेकिन जिसने बुकिंग किया, जिसने पुराना घर उसका गया, उसके बदले में उसको घर देने का कमिटमेंट किया, ही इज अ फ्लैट सीकर। फ्लैट ओनर्स और फ्लैट सीकर्स, ऐसे दोनों को उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बहुत ताकत से काम करने जा रहा है। तो इसमें फ्लैट ओनर्स के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा मंच तैयार किया गया है। और उस मंच में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। फ्लैट ओनर्स को हम अपील करते हैं कि ये मंच के साथ आप जुड़ जाइए। और सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है कि फ्लैट ओनर जो बिल्डिंग में रहते हैं और मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है, अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उनके जो अपार्टमेंट के इश्यूज़ हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, वो अलग है। क्योंकि फ्लैट में ले लेता हूँ, 50 साल के पहले हमारे पुरखों ने फ्लैट ले लिया, मेरे ग्रैंडफादर ने फ्लैट ले लिया, अभी बिल्डिंग डिलैपिलेटेड पोजीशन में आया
तो बिल्डिंग बीएमसी वाले ने नोटिस दे दिया कि आप इस बिल्डिंग में नहीं रह पाते हो क्योंकि बिल्डिंग डेंजरस हो गई है, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसको ऐसा नोटिस देख के हमें वो फ्लैट ओनर्स को पूरा निकालते हैं, घसीट के निकालते, पुलिस के बंदोबस्त में उनको निकाला जाता है और वो बिल्डिंग तोड़ी जाती है। तब सवाल आता है कि फ्लैट तो हमने लिया था, लेकिन अभी फ्लैट का स्ट्रक्चर खराब हो गया, फ्लैट तो स्ट्रक्चर में चला गया, अभी जो हम लोग जाए कहाँ? इसलिए फ्लैट के साथ फ्लैट की जो बिल्डिंग जहां पे खड़ी है उसकी जमीन भी फ्लैट ओनर ने अपने नाम पे लेना ये कानूनन प्रायोरिटी है और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कानूनी प्रावधान बनाया है। ये प्रावधान का अवेयरनेस करने के लिए और उसमें जो क्रिटिकल और उसमें जो लीगल कॉम्प्लेक्स बना है, 4 डिपार्टमेंट से वो फाइल जाती है, 4 एक्ट के तहत वो फाइल काम करती है और उसमें ज़्यादा तादाद पे स्किलफुल कंसल्टेंट, स्किलफुल एक्सपर्ट्स की ज़्यादा मात्रा नहीं है और इसके लिए वो फाइलें अटक जाती है या बहुत सारी फीस उनको दी जाती है, मतलब मांगी जाती है। इसके लिए और ये इसके साथ फ्लैट ओनर्स के, हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी इश्यूज है, ये सब इश्यूज को एक करके इसके सबके ऊपर जो सॉल्यूशन बनाया है और इसके लिए मैं फ्लैट ओनर्स को अपील करता हूं कि सब फ्लैट ओनर्स ये अपना जो सोशल मूवमेंट है, ये लीगल राइट्स का मूवमेंट है, इसमें आप जुड़िए। धन्यवाद। और भी इश्यूज जो फ्लैट ओनर्स फेस कर रहे हैं और उसको देखकर ये 3 से 4 साल लगे सारे पॉलिसीज़ को एक पेपर पे लाना, एक मंच पे लाना और एक एक चीज़ का रेगुलेटरी जो बॉडी है उस सिस्टम के हिसाब से उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके आज इसको लॉन्च किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे फ्लैट ओनर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करके हम इसको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और उसका सॉल्व करेंगे। नो नीड टू वरी, क्योंकि बहुत सारी टाइम पर ऐसा होता है कि हम एडवोकेट करेंगे तो इतना कॉस्ट आएगा, हम लीगल में जाएंगे तो इतना कॉस्ट होगा, बट एसोसिएशन में जब आते हैं तो ये लीगल हैसल्स आपके इतने सॉल्व हो जाते हैं कि आपको ज़्यादा जो अमाउंट का फेयर रहता है और कितना समय लगेगा उस समय को देखते हुए एक बॉडी है जो हमने महाराष्ट्र फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन जो बनाया है उसके थ्रू क्या होता है, इजी और फास्ट ट्रैक हो जाता है, तो समय ज़्यादा जाता नहीं है। तो हम सबको ये गुजारिश करेंगे कि आप ज्वाइन करिए और आइए हमारे साथ ये सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं। किस तरह जुड़ना होगा, कैसे क्या होगा? सवाल बाद में, अभी कुछ बातें करते हैं। फ्लैट्स वाले ये जो आज महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन में सबसे बड़ा इशू फ्लैट्स वाले जो लोन लेते हैं, आज आप जो सामने खड़े हो, सिबिल, ये सिबिल जो इशू चल रहा है बैंकिंग में बहुत से लोगों को कम मालूम है क्या होता है, सिबिल क्या होता है। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं सबको एक सवाल करता हूँ कि सिबिल आरबीआई की ऑथराइज बॉडी है? किसने पूछा आज तक? मेरा डेटा सिबिल में, मेरा डेटा अगर किसी को दिया जाता है तो लीगल है वो? कोई भी चीज़ का डेटा ये हो सकते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया जाता है, सिबिल कोई गवर्नमेंट बॉडी है? नहीं है। आज हमें सिबिल के नाम से इतना डराया जाता है कि आपका सिबिल खराब हो जाएगा, आप इंस्टॉलमेंट भरो, आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो आपका सिबिल खराब होने के बाद आपके बच्चों को लोन नहीं मिलेगा, आपके वाइफ को लोन नहीं मिलेगा। इसमें बहुत से इश्यूज है, यानी इसमें हम 4 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन आज एक पॉइंट्स उसमें ये है कि सिबिल ये लीगल है नहीं। तो हम फ्लैट ओनर एसोसिएशन और आपके माध्यम से हम पीआई दाखिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में सिबिल के खिलाफ। ये सिबिल आरबीआई खुद बोल रही है, मेरे पास आरबीआई के जितने भी पेपर्स है उसमें आरबीआई ने कभी ऐसा बोला नहीं है कि सिबिल या हमारी एजेंसी कोई है या सिबिल, आप कोई भी बैंकर्स मेरा लोन का डिटेल्स किसी को भी नहीं दे सकती। आपने देखा है कि सिबिल रिपोर्ट आप निकालते हो, आपके 10 साल के पीछे के लोन्स की डिटेल मिल जाते हैं, आपके गारंटर्स के डिटेल्स मिल जाते हैं, आपके जितने डिटेल्स है वो मिल जाते हैं। किसी को पूछ के दिया क्या? कभी किसी ने पूछा? आपने पूछा? आपके खुद के भी इसमें कितने इशू है? एक सिबिल खराब हो गया, आज लॉकडाउन में कितने लोगों का इशू हुआ और लॉकडाउन में आपको वेकेशन दिया गया ईएमआईज का, वो ईएमआईज का वेकेशन आपने लिया, आपको अच्छा लगा तब?
लेकिन उसके बाद आपसे कितना इंटरेस्ट लिया आपने कभी देखा? रिड्यूसिंग ये कभी आपने सुना? इसमें बहुत से इशू है। मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि मैं इस पे बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने आपके चैनल से सिविल पे फ्लैट ओनर्स में फ्लैट्स ओनर जो है उनके हाउसिंग लोन्स है, इसमें जैसे सिविल आता है वैसे पूरा बैंकिंग आता है। बैंकिंग में आप फ्लैट्स सीज किए जाते हैं, क्यों सीज किए जाते हैं देखिए कभी? सीजिंग की प्रोसेस किसी ने देखी है? आपको नोटिस आने के बाद आप क्या करते हो? नोटिस आ गया, आप डरते हो, भागते हो, कुछ करते हो। 13(2) आया, 13(2) के बाद आपने कभी जवाब दिया है? क्या है 13(2), क्या है 13(4)? ये महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन आपको ये हर चीज से सपोर्ट करेगी। हम बैंकों को बैंकिंग के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारे एसोसिएशन में आने वाले ओनर्स को इससे कैसे बाहर निकलना है। एनपीए, अरे हर जगह पे मैं सुनता हूँ एनपीए, मैं एनपीए हुआ। एनपीए होने के बाद क्या मर गया क्या आदमी? अपने इंडिया में एनपीए के बाद आदमी मर गया, ऐसे लोग सोचते हैं। हमारा समाज भी उसको इतना गलत तरीके से देखता है कि एनपीए होने के बाद आपके बाजू के घर में, आपको सबको एक सवाल है, आपके बाजू के घर में अगर कोई इंस्टॉलमेंट लेने आता है तो आप उसको इतना गलत तरीके से देखते हो कि उसने कोई बड़ा खून किया है। अरे यार, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सबसे तकलीफ होती है, किससे नहीं तकलीफ होता है? किसका ईएमआई का इशू नहीं होता है? तो आज से हम समाज में महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ये चेंज करेंगे कि जो लोन में अटका है उनको हम सपोर्ट करेंगे। लीगल तो हम करेंगे ही, साथ में आप चैनल्स वाले हमें हर चीज में आपका हमें साथ चाहिए, और ये जितने भी बैंकिंग इशू कर रहे हैं वो आप सपोर्ट करोगे। महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारी सोसाइटी हम लोगों ने जब रिसर्च कर रहे थे तो अभी पता चला कि बहुत सारी मुंबई की ऐसी सोसाइटीज़ है जिसमें डीम्ड कन्वेंस का काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो हमारी संस्था ने एक स्ट्रक्चर्ड वे में डीम्ड कन्वेंस को फैसिलिटेट करके डीम्ड कन्वेंस लाने का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कि फ्लैट ओनर्स को फ्री में हम कंसल्टेशन और सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे डीम्ड कन्वेंस के लिए। और जितने भी सोसाइटीज़ इसमें आवेदन करेंगे हमारे थ्रू, उनको हम फैसिलिटेट करके डीम्ड कन्वेंस की सर्विसेज देंगे। ये पैनल पे डायस पे जितने भी जन है, एक ही एजेंडा है हमारा कि हम जो फ्लैट बायर्स हैं, या तो वो रीडेवलपमेंट में गए हैं या वो खुद अपना पैसा लगा के सपनों का घर खरीद रहे हैं, उसकी पोजेशन की डिले हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर्स एफएसआई चोरी कर लेते हैं। एफएसआई चोरी क्या है ये किसी को नहीं पता है। एफएसआई है क्या? बिल्डर क्या हमें अपनी जेब से रीडेवलपमेंट करके दे रहे हैं? नहीं, उसके लिए एक गवर्नमेंट एंटिटी है, अथॉरिटी है जो उनको एफएसआई देती है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर मीटर जगह है जो रीडेवलपमेंट में जा रही है, उनको एफएसआई मिला है 2 का, एफएसआई 2 मिला है, तो यानी कि उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 उनको एडिशनल मिला है, वो सेलेबल कंपोनेंट है जिस पे वो फायदा उठाएंगे। अगर एक सेलेबल कंपोनेंट पे उनको 25 लाख रुपीस का फायदा होता है डेवलपर को, तो आप इमेजिन कीजिए कि उनको कितना बेनिफिट होता है। लेकिन जो रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग होती है उसमें जो कॉर्पस फंड भी वो उनको देते नहीं है, उसमें वो प्लानिंग चेंज कर देते हैं, जिसको कॉमन मैन को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है। अगर एक एसआरए बिल्डिंग बनती है तो उधर पार्किंग होना ज़रूरी है, ड्रेनेज लाइन का प्रॉपर होना ज़रूरी है, उधर आंगनवाड़ी का होना ज़रूरी है, वेलफेयर सेंटर का होना ज़रूरी है। बट अगर हम देखें अपने आसपास, ऐसी कोई भी प्रॉपर रीडेवलपमेंट बिल्डिंग हमें नहीं दिखती है और कॉमन मैन फिर सफ़र करता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन इश्यूज़ को, कॉमन मैन के इश्यूज़ को एकदम ईजीली उनके लिए ईजी करके उनको सपोर्ट करेगी, उनको लीगल कंसल्टेंस प्रो बोनो पे देने की कोशिश करेगी। यही हमारा मेन विजन और एजेंडा है कि जो कॉमन मैन के राइट्स है पर्टेनिंग टू सपनों का घर, उसको वो प्रॉपरली मिले, ना कि डेवलपर उसको बीच में खा जाए। सबसे अहम मुद्दा ये है, फ्लैट ओनर बिल्डर खाता है। बिल्डर पहले उनको सपना दिखाता है, उनका घर लूट लेता है, पहला पुराना वाला, नया घर देता ही नहीं। 8 माले की बिल्डिंग है और 10वें माले पे फ्लैट देता है, मतलब 8 माले का परमिशन है, 10वें माले पे फ्लैट दिया जाता है, जहाँ की फ्लैट कभी उसको वर्चुअली मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं। अगर देता है तो एक ही फ्लैट 10 लोगों को बेचा, फिर पुलिस स्टेशन में जाता है या पुराने स्ट्रक्चर के पास जाता है, तो उसको उसी के ही बाउंसर
धक्के मार के निकालते हैं। ये हो गया बिल्डरों का। फिर वो जो एडिशनल एरिया बोला है वो नहीं देता रीडेवलपमेंट के मैटर में। अगर बुकिंग किया है, फ्रेशर है अगर सेलेबल में, तो फिर उनको जो कमिटमेंट किया है वो एमिनिटीज नहीं देता। एडिशनल एरिया, कारपेट एरिया, सुपर कारपेट एरिया, इसमें घपले कर किया जाता है। ये बिल्डर का हो गया नोचना। दूसरा, फ्लैट के हाउसिंग लोन के प्रति वो एक हाउसिंग लोन ट्रैप चल रहा है। हाउसिंग लोन की जो कंपनियां हैं, ये जो एनबीएफसी नहीं आई है, इनका मिलीभगत है कुछ सरकारी अफसरों के प्रति। जो सरफेसी एक्ट में जिनको पावर्स दिए हैं, उनको पावर इसलिए दिए हैं कि बैंकों का पैसा ना डूबे, डिपॉजिटर्स का पैसा ना डूबे। लेकिन ये डिपॉजिटर्स के पैसे से जो बैंक चलती है, ये तो पब्लिक फंड से चलती है। लेकिन लोन का झांसा देके, लोन का स्वीट नेम दिखा के उनको ट्रैप किया जाता है। 5-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट भरा, 20-25 ईएमआई भरे, 4 ईएमआई क्या चुकते नहीं किए, तुरंत आ जाते हैं सब। नोटिस आ जाता है कलकत्ता से, अरे भाई मैंने फ्लैट का लोन इधर लिया मुंबई में, नोटिस आ रहा है कलकत्ता से। नोटिस होता है आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर वहां पे बैठता है, अवार्ड पास करता है एक्स पार्टी, और वो गलत एड्रेस पे भेजता है या तो मेल पे भेजता है। नोटिस प्रॉपर सर्व नहीं होती, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ जाता है, और आर्बिट्रेशन के अवार्ड के बाद उसका एग्जीक्यूशन लोकल कोर्ट में या लोकल अथॉरिटी के सामने, जब भी कलेक्टर हो या फिर कोई मैजिस्ट्रेट हो, इनके सामने होता है। और एग्जीक्यूशन में भी उनको नोटिस मुहैया किया नहीं जाता। तो जो फ्लैट ओनर या जो लोन लिया है उसको मालूम ही नहीं होता इसके बारे में हुआ क्या है। फिर उसका ऑर्डर पास होता है, ऑर्डर पास होने के बाद तहसीलदार के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाता है या तो कोर्ट कमिश्नर के पास जाता है, और बड़े साजा धाजा से, बड़े साजा बोझा करके एकदम पुलिस बंदोबस्त लेके आते हैं चाबी लेने, फ्लैट का पोजीशन लेने, बोलते कोऑपरेट करो। अरे दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्रैप। आपने हमें नोटिस नहीं भेजा, इसमें सरकारी अफसर शामिल है। सरकारी अफसर के 10-10, 5-5 करोड़ रुपए उनको हर हफ्ते, हर महीने के जाते हैं, और ये सब स्कैम चल रहा है। इसमें 10 लाख रुपए उसने जो पुराना डाउन पेमेंट दिया वो डूब गया, जिसका लीगल खर्चा है वो डूब गया, जितने ईएमआई भरे वो डूब गए, और उसको शिफ्टिंग करके घर एज इट इज घर का सामान के साथ सील किया जाता है। और ये लीगल अवेयरनेस ना होने के कारण और कानूनन टेक्निकलिटी के माइक्रो मिसयूज से ये सब किया जा रहा है। इसके बारे में हम कानूनी कड़क, एकदम कानूनी सख्त लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसमें ये सब जो एनबीएफसी है, सब जो लोन ट्रैपर्स है, होम लोन ट्रैपर्स है, इनको सबको पूरा के पूरा सामने लाएंगे। और हर एक की लड़ाई, किसी को दुश्मनी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिल्डर तकलीफ देता है या कोई लोन एनबीएफसी तकलीफ देता है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तकलीफ देता है, तो महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन फ्लैट ओनर्स के हित के लिए, उनके रक्षा के लिए, उनके कानूनन अधिकारों के लिए कड़ी और सख्त लड़ाई लड़ने जा रही है। दूसरा, रीडेवलपमेंट के नाम पे जो स्कैम हो रहे हैं, रीडेवलपमेंट में होता क्या है कि बिल्डर फ्रेंडली कमिटी मेंबर्स होते हैं। कमिटी मेंबर्स क्या होता है कि एक पुरानी बिल्डिंग है 1980 में बनी, और वो 1980 से अभी वो बिल्डिंग 45 साल की हुई, तो 45 साल के बाद बिल्डिंग रीडेवलपमेंट भी जाती है, क्योंकि 4-5 माले की बिल्डिंग है, अभी एफएसआई बढ़ गया, तो वहां पे 20-25 माले का टावर बनेगा, एमिनिटीज बनेगी। तो फिर कोई बिल्डर आता है, ये तो एक तो लिफ्ट नहीं होता, लिफ्ट बंद पड़ता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो बिल्डिंग गिरने की संभावना होती है। इसके कारण रीडेवलपमेंट का एक मैंडेटरी सामने इशू आ जाता है कि सिचुएशनशिप ऐसी होती है कि बिल्डर रीडेवलपमेंट में हमें रीडेवलपमेंट करनी पड़ती है। लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट का ठीक से एनकरेज ना होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण, कोई डेवलपर आते, कोई कुकिंग एजेंट आते, कुकिंग एजेंट क्या करते हैं कि बड़े बड़े झांसे दिखाते, ए ले लेता है डेवलपमेंट के लिए और बी को दे देता है, फिर वो अपना हिस्सा निकालता है, बी फिर सी को दे देता है। ऐसे कई कुकिंग एजेंट के कारण बिल्डिंग स्टॉल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। और इसमें जो कमिटी मेंबर्स है, जो इनिशिएटिव लेते हैं, वो बिल्डर के साथ मिली भगत करके अंधेरे में उनसे कुछ पैसा लेके अपने सोसाइटी के वेलफेयर से ज्यादा खुद का वो एक हित देखते हैं, और वो ब्राइब जैसा ही है ये। और इसके कारण कई फ्लैट ओनर्स तकलीफ में आते हैं, और लड़ने की ताकत किसी में होती नहीं। कोई सीनियर सिटीजन होते हैं, कुछ जॉब वर्क करते हैं, कोई से एम्प्लॉयमेंट करते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं मध्यम वर्ग के, वो लड़ाई लड़ नहीं पाते और डरते हैं कि अगर हम बिल्डर के खिलाफ हम लड़े तो हमारा जो है वो भी बिल्डर निकाल देगा।
फिर लड़े तो कौन लड़े? 40 लोगों में से 4-5 कमेटी मेंबर बिल्डर फ्रेंडली होते, बिल्डर को पूरा सौंप देते और बिल्डर पूरा तबाह कर लेता है। रीडेवलपमेंट के नाम पे मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारा स्कैम चल रहा है। इसके भी बारे में अगर कोई डेमोक्रेसी में ये बोलता, अगर सोसाइटी में कोई बोलता है कि मेजोरिटी मैटर्स, मेजोरिटी रूल्स, ये नाम पे मेजोरिटी करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं होती। अगर मेजोरिटी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और अगर जो एलिजिबल नॉर्म्स ऑफ द रीडेवलपमेंट फॉलो नहीं किए तो मेजोरिटी होने के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं, अगर वो बिल्डर का फ्रेंडली हो या बिल्डर के प्रॉफिट मोटिव से कमिटी मेंबर्स ने उनके हित में किया हो। इसके ऐसे अगर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं तो फ्लैट ओनर एसोसिएशन के साथ सब जुड़ जाए। जो मिसिंग होती है लीगली, फ्लैट ओनर्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखने चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फ्लैट ओनर्स 40 साल पहले उनके फादर ने फ्लैट उनको पास किया, बट आज उनके पास ना सर्टिफिकेट है, कईयों के पास एग्रीमेंट्स नहीं है। तो सारा कुछ जो है एक्चुअली डिपार्टमेंट के पास होता है, और हमारे जो चैनलाइज के वजह से, एक संस्था के वजह से ये बहुत इजी हो जाता है कि उस फ्लैट ओनर को उस सर्टिफिकेट जो नहीं मिल रहा है वो सर्टिफिकेट हम दिला सकते हैं। पुराने एग्रीमेंट्स फट गए हों उसको हम लोग रेक्टिफाई करके दे सकते हैं। और देयर आर मल्टीपल थिंग्स, इसमें ट्रांसफ़र की डीड है या उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है। सो पुराने टाइम में जो था वो सिस्टम अभी तक चलते आ रहा है, और उनके पेरेंट्स ने कहाँ वो डॉक्यूमेंट्स रखा है वो उनको पता नहीं है। सो लॉस ऑफ एग्रीमेंट्स, लॉस ऑफ एनीथिंग, आवर एसोसिएशन विल सपोर्ट। आप आइए हमारे पास, वी हैव ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी सारा कुछ देख सकते हो, और इसके ऊपर हमें आप अपना क्वेश्चंस भेज सकते हो। तर कोणतेही ओनर्स जे असतील, लीगल ओनर, त्यांनी आपल्या ऑर्गनायझेशनशी जोडलं जावं। त्यांना मी आवाहन करते की त्यांनी जोडलं जावं, त्यांना योग्य तो न्याय आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये नक्की मिळेल। मराठीत बोलणार आहे, कारण पात्र अपात्र हा महाराष्ट्रातला किंवा मुंबईतला मोठा विषय आहे। हा पात्र अपात्र सगळे जेव्हा SRA मध्ये, म्हणजे आपली मुंबईची जी लोकसंख्या आहे त्या लोकसंख्यामधली 60% लोक हे आपल्या SRA मध्ये राहतात, 60% लोक। आणि ही 60% लोकांची फक्त कधी त्यांचा विचार केला जातो इलेक्शनच्या वेळेस, त्यांच्या वोटिंगसाठी। सर, हे पात्र अपात्र काय आहे ह्याचा कुणी अभ्यास केला का? आज त्याच्यातले कितीतरी आपली लोक असतील जी SRA मध्ये आहेत, त्यांना रूम मिळणार आहे। सर, या पात्र अपात्र हा सगळा तयार केलेला एक पिक्चर आहे। आमचे भानुशाली साहेब डायरेक्टर आहेत, तसेच एक तयार केलेला जातो, एक डेव्हलपमेंटसाठी एक जेव्हा प्रोजेक्ट येतं तो एक तयार केला जातो पिक्चर, आणि त्याच्यात किती जणांना पात्र करायचं, किती जणांना अपात्र करायचं हे आधीच ठरलं जातं। आता पेपर्स काय, पात्र म्हणजे काय? तुम्ही जर तिथे राहताय, साहेब माणसाला पात्र नाही करायचंय, त्या स्ट्रक्चरला पात्र करायचंय। मग स्ट्रक्चरचं जर तुमच्याकडे प्रूफ असेल त्यावेळेचं, तर तुम्ही का नाही पात्र करत? तुम्ही तो स्ट्रक्चरचा जो रूम देणार आहे, त्या मॅडम बोलल्याप्रमाणे त्या स्ट्रक्चरचा जो रूम मिळतो तर त्या रूमचा FSI बिल्डरला मिळतोय ना। मग त्या माणसाला का रडवता तुम्ही त्याला पात्र करताना? मग ते पात्र करताना मग त्याच्याकडनं पैसे घ्या, आणि हे सगळं आपापसात मिळालेली हे सगळी काम आहेत। त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा खूप मोठा विषय आहे पात्र अपात्रचा। आपण येणाऱ्या काळात ह्या पात्र अपात्र कुठल्याही SRA मध्ये आपली जी लोक आहेत जी पात्र अपात्रमध्ये प्रॉब्लेममध्ये असतील त्यांना सगळ्यांना घेऊन या, तुमच्या मार्फत तुम्ही आव्हान करा, आणि त्या सगळ्यांना गरिबांना आपण घर देणार। वाटलं तर त्या SRAच्या BKC मध्ये जे SRA ऑफिस आहे, तुम्ही त्या SRA ऑफिसमध्ये कोण कोण गेलं याच्यातलं? जातं कोण? तुम्हाला आतच घेत नाही, तुमच्या कॅमेऱ्यासकट तुम्हाला कधीच कोण आत घेत नाही। गेलात का कोण कॅमेरा आत घेऊन? मी गेलो होतो एकदा, खूप प्रयत्न केले, आणि मग मी गेलो आत, आणि आज जाऊन मी जेव्हा बोलायला लागलो ना तेव्हा त्यांचे सगळे ऑफिसर्स आले, तुम्ही पण तीच डेअरिंग करा, कारण तिथे 6 नंतर फक्त बिल्डर्सच रात्री जाऊन बसतात। ते पात्र अपात्र, आज तुम्हाला विषय मी समजवतोय की 6 नंतर तिथे फक्त त्या ऑफिसला फक्त बिल्डरसाठी जागा आहे, तुमच्यासाठी काहीही जागा नाहीये। सर आरगडे साहेब, तिथे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आपले झोपडीधारक जातात, त्याला हे कळत नाही की कोणाकडे जाऊन बसायचं, 1 नंबरला बसायचं, 2 नंबरला का 10 नंबरला। त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर असोसिएशन तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मदत करतील। बँकिंग असू द्या, तुमचं रिडेव्हलपमेंट असू द्या, तुमचा SRA असू द्या, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण मदत करू। मी थांबतो इथे। सर, महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स का वेलफेयर एसोसिएशन का
ये है समाज में वी वांट टू ब्रिंग ऑल द फ्लैट ओनर्स अंडर वन अम्ब्रेला बिकॉज लॉट ऑफ flat owner does not know what rights they have. So we want to address all the issues which flat owners have and bring all of them into one umbrella and support their issues and solve the problems. So मैं अपील करता हूँ सब जनता को कि जो भी फ्लैट ओनर्स है so हमारा मोफा से जोड़ो, क्योंकि मोफा हमारा नहीं सबका है. So we want to give a strong support to the flat owners in the society so that उनका सपनों का साकार जो घर चाहिए, so we can provide all the rights. That's the main motive of our MOFA. So that is the reason we have come forward to this work. For the in good faith of flat owners, इन लोगों को जो है बेसिकली जितने भी ब्रोकर्स जो हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं उन्हें मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ में एक फ्लैट ओनर को भी बेनिफिट हम पास ऑन करते हैं जो ब्रोकरेज फ्री जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे जगह पर मल्टीपल ब्रोकर्स आ जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इजी उसको सिस्टम को बनाया है. आप ऑनलाइन पर जब जाएंगे मोफा के तो आपको वो भी चीज़ों का डिटेल मिलेगा और फ्लैट ओनर्स को और ब्रोकर्स को दोनों को कैसे विन विन सिचुएशन हो इन मल्टीपल फ्लैट्स की, जिसको चाबी भी मिलेगी बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ अवर एसोसिएशन एंड फ्लैट ओनर्स जो है उनको भी बेनिफिट मिलेगा फॉर वन साइड ब्रोकरेज. सो डू विजिट आवर साइट mofa.com. महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन MFOWA वो फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, यानी कि वो आवाज़ बन के आया है सारे फ्लैट ओनर्स का. या वो FSI की चोरी हो, डिलेड डेवलपमेंट हो, पोजेशन से लेके हो, सबसे अहम मुद्दा है डीम कन्वेंस, जिसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है. वो अवेयरनेस हम समाज में लेके आना चाहते हैं. आप हमसे जुड़िए. अगर कोई डेवलपर आपको आपकी सोसाइटी पोजेशन देने के बाद वो प्रॉपर्टी, आपने एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट आपके नाम पे हो गया, आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी, फ्लैट एक ज़मीन पे ऊपर वर्टिकल खड़ा है, हवा में है, ऊपर है, आप 13वें माले पे, 10वें माले पे, 12वें माले पे, यू आर कमिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू 11th फ्लोर. व्हाट इज अ प्ले बेस? जो जगह है, जो ज़मीन है, वो आज भी ओनर और डेवलपर के नाम पे है. वो राइट आपको है, वो डेवलपर को आपको देना है. जो डेवलपर्स नहीं देते, जिसका इशू बाद में होता है जब बिल्डिंग खराब हो जाती है, उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, रीडेवलपमेंट में जाना पड़ता है, फिर डेवलपर कहता है मैं ही डेवलप करूंगा मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे. वो ना हो, इसके लिए आप हमसे जुड़े. डीम कन्वेंस कैसे करना है, किसको चाहिए, किसके राइट्स हैं, ये हमारे राइट्स हैं एज अ फ्लैट ओनर्स, एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. बिल्डिंग के साथ ज़मीन पे भी हमारा हक है. कल को रीडेवलपमेंट में जाना है तो हमारा हक है. वो कानूनी रूल ऑफ लॉ है जिसके लिए हम पूरी मदद और सपोर्ट करेंगे. इसके लिए हम चाहते हैं आप आके हमारे साथ जुड़िए. दिस इज़ द विजन ऑफ MFOWA. में आज हो क्या रहा है, डीम कन्वेंस जहाँ पे भी जो भी सोसाइटी में डीम कन्वेंस होता है, बहुत सी सोसाइटीज़ को भी मालूम नहीं रहता कि डीम कन्वेंस यानी क्या है. डीम कन्वेंस जो 4 डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद डीम कन्वेंस होता है. लोग बोलते हैं कि मैं जो भी वहाँ पे काम करने आता है बोलता है कि 6 महीने में मैं आपको डीम कन्वेंस करके दूंगा. होता नहीं है. 6 महीने का 1 साल होता है, 1 साल के बाद 2 साल होता है. महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन डीम कन्वेंस, ये डीम कन्वेंस के बारे में हम बहुत एग्रेसिवली काम करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में, अपने मुंबई में सबसे ज़्यादा अगर कोई इशू है तो डीम कन्वेंस के. हर ओनर, हर बिल्डर्स एक बार बिल्डिंग बना के पैसा कमा लेता है, उसके बाद सेकेंड टाइम भी उसको ही कमाना है. वो कन्वेंस पे वो इतना बड़ा हक दिखाता है कि जैसे उसने ये फ्लैट भी खरीद लिए. सर देखो, फ्लैट ओनर जो रहता है उसको आने वाले टाइम में सोसाइटी को कन्वेंस देना ये बिल्डर का जवाबदारी है, लेकिन बिल्डर देता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है जब वापस रीडेवलपमेंट में जाएगी तो मुझे मेरा हक डालने मिला है. लेकिन यहाँ पे हम महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन आपको डीम के बारे में लीगल सपोर्ट, यानी जो एडवोकेट्स लगेंगे, जो एडवोकेट्स हमारे अरगड़े साहब यहाँ पे बहुत ही स्पेशलिस्ट डीम कन्वेंस में, साथ में मैडम्स हैं यहाँ पे लीगल के बारे में. महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन में लीगल का बहुत अच्छा सपोर्ट है. हम
जितने भी फ्लैट ओनर एसोसिएशन फ्लैट ओनर्स हैं उनको हम एक ही पूछते हैं, एक ही बताते हैं कि आप यहाँ पे आओ, आपको लीगल पूरा सपोर्ट मिलेगा. लीगल के बारे में हमारे ॲडव्होकेट आपसे कोई बी कुठलीच फी घेतली जाणार नाही, कोणच कुठल्याही ह्याच्यामध्ये. आणि आमच्याबरोबर असलेले प्रत्येक आमचे पदाधिकारी ह्या बाबतीत तुम्ही किंवा तुम्हीही लोकांना घेऊन येऊ शकता. आज समाजकारण जर झालं आणि समाजकारणात तुमच्या एरियामध्ये जर तुम्ही 2 बिल्डिंगचं डीम कन्व्हिन्स करायला जर लोकांना मदत केली तर ही लोक तुम्हाला कधीच विसरणार नाही. मी प्रत्येकाला हेच आव्हान करतो, महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर असोसिएशनमध्ये आम्हीच नाही, ह्या साईडला आज आम्ही बसलोय, तुम्ही त्या साईडला आहे, पण तुमच्याकडनं आम्हाला मदत हवी. तर महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर असोसिएशन येणाऱ्या 4 वर्षात जास्तीत जास्त डीम कन्व्हिन्स कसं करेल, जास्तीत जास्त बँकिंगमध्ये लोकांना मदत कशी करेल, जास्तीत जास्त रिडेव्हलपमेंटच्या प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये किंवा SRA मध्ये कशी मदत करेल हे तुम्हाला येणाऱ्या वेळेत कळेलच. वेबसाइट पे ऑनलाइन सब रजिस्ट्रेशन है, वेबसाइट क्या करते हैं www.mfowa.com.in. सेंटर रहिए सर. तो उसका कुछ चार्ज वगैरह है, क्या है, किस तरह से? नहीं, उसका मेंबरशिप के कुछ चार्जेस हैं. मेंबरशिप तो फ्री में है नहीं, क्योंकि बिना मेंबर्स के हम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो मेंबर्स है उनके लिए चलती है, स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं चलती. तो मेंबरशिप के चार्जेस हैं, वो वेबसाइट पे फॉर्म्स पे वहाँ पे मेंशन किए गए हैं. मेंबरशिप जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की कैसे क्या आजीवन? नहीं, परपेचुअल है ये, फिर हर साल के लिए उसका रिन्यूअल है, निग्लिजिबल उसका फीस है, वो सब उसमें मेंशन किया गया है डिटेल. क्योंकि टाइम टू टाइम वो चेंज होता है, तो ये अभी अगर वीडियो है तो फिर बाद में वो रिजिड रहेगा. अगर आप देखेंगे कि एक जो कॉस्ट ऑफ जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको जेरोक्स निकालते हैं आप, वो बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट है. आज एक छोटा एप्लीकेशन भी डालना हो तो 10 से 15 हज़ार लोग ले लेते हैं लीगल वे में, बट एक नॉमिनल प्राइस के अंदर 1000 जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं. वो फॉर्म के अंदर आप देखेंगे ऑनलाइन पे, तो सबके क्या प्रॉब्लम्स है वो इंडिविजुअली आप टिक करो और उसका आपको ड्यू डिलिजेंस करके हम लोग करके दे देंगे. वो हेल्पलाइन का नंबर हमारे साइट पे है 7977511826. ये मल्टीपल इसमें कॉल्स हम लोग एक साथ पे जवाब दे सकते हैं. सो आपको कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई सवाल जानना हो, कोई चीज़ का आंसर चाहिए हो तो आप हेल्पलाइन पे ज़रूर फ़ोन करें. सर, आपने सिविल के लिए कहा है कि सिविल 1 महीने में बंद होने वाला है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करने वाले हैं? क्या उसके लिए कोई आंदोलन होगा या किस तरह से इसको देख रहे हैं? सर, आप इधर जितने भी लोग हैं सबको सिविल का इशू है. क्या है सिविल किसको भी मालूम नहीं है. सिविल ना एजेंसी है, हमें सबको एक होना है. हमें हाई कोर्ट में हम PR दाखिल कर रहे हैं सिविल के खिलाफ. मैंने ऑलरेडी उसमें हमारे फ्लैट ओनर एसोसिएशन ने ऑलरेडी पेपर्स वो पूरे करके रखे हैं. खुद RBI बोल रही है सिविल कोई हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है नहीं, और गवर्नमेंट एजेंसी अगर नहीं है तो सबसे बड़ा हम सब सिविल वाले हो, जितने भी अपना सिविल रिपोर्ट निकालो और हम सब एक साथ सब जगह FIR डालेंगे सिविल के खिलाफ कि हमारा डेटा आपके पास कैसे आया. आप किसी का भी डेटा किसी को शेयर नहीं कर सकते. अगर RBI ने आपको बोला है मेरा डेटा आपको देने का है तो आप वैसा लेटर दिखाओ. है लेटर उनके पास? जब एक साथ पूरे महाराष्ट्र में एक साथ 1 लाख FIR होंगे तब क्या होगा? कोई भी अगर बदन होना है ना, कोई भी चेंज होना है तो आपको हमको उठना है. ये सिविल कुछ नहीं है, ये सिविल बैंकिंग को अपने फायदे के लिए किया हुआ चीज है. वो हर सिविल के पीछे, हर रिपोर्ट के पीछे उनको चार्जेस मिलता है, हर सिविल के रिपोर्ट के सामने उनको धंधा मिलता है. हमारा फायदा क्या है? हमारा कुछ फायदा है? सर, मैंने लोन नहीं भरा आज तो क्या मैं गलत हूं? मेरा अगर 100 स्कोर है तो मैं गलत हूं? इंटेंशन सिविल उनका कहना ऐसा है कि सिविल से आपका इंटेंशन देखा जाता है. कैसे? मेरे स्कोर से जब लॉकडाउन में मैंने पैसा नहीं भरा, मेरे पहले 10 साल के आपने अगर लोन देखे तो मैंने प्रॉपर भरा, और लॉकडाउन में तो दुनिया में किसी ने नहीं भरा, तो वो लॉकडाउन के स्कोर पे आप मेरा आगे का पूरा करियर बर्बाद कर दोगे. सर, आप लंदन में जाओ, कोई भी बैंक में अगर इशू होता है तो उसके बाद उसको लोन नहीं दिया जाता, ऐसा होता ही नहीं है. और लोन क्यों नहीं दिया जाता है? आपका सिविल देखने के बाद आपको कभी ऐसा बोला है क्या कि आपके सिविल की वजह से आपको रिजेक्ट किया है?
मुझे एक भी लेटर ऐसा दिखाओ। सिविल की तो मुझे नहीं, लेटर चाहिए मुझे, मुंह से तो बहुत कुछ बोलूंगा मैं, प्रैक्टिकल मुझे लेटर चाहिए। ऐसा कोई लेटर रहेगा, क्योंकि लेटर दे ही नहीं सकते, कायदे में ऐसा लेटर ही नहीं है। जब सिविल आपका लीगल है नहीं, तो मैं वो इलीगल चीज का लेटर आपको कैसे दे सकता हूँ? दे सकता हूँ? इसका मतलब इसमें कितने लूपहोल्स है, इसमें कितना गलत काम चल रहा है। हमें इसके बारे में आवाज उठाना है, और आने वाले 1 महीने में आपके माध्यम से हमें हर घर में जो सिविल में अटके हुए लोग हैं उनको सबको न्याय देना है। आप आओगे हमारे साथ? सर, नो डबल कमीशन की भी बात कही गई है कि कमीशन जो है वो डबल कमीशन नहीं दिया जाएगा उधर से। मीरा रोड में देखा जाता है सर, वहाँ पर 3 बार जो है कमीशन लिया जाता है, ट्रिपल कमीशन, प्लस वहाँ के जो एजेंट्स वगैरह है वो 11 महीने में रूम खाली करने के लिए वो प्रेशराइज करते हैं, नहीं किए तो ओनर से लड़के वो जो भी भाड़ोतरी होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखो क्या है, यही तो अहम समस्या है फ्लैट ओनर्स की। 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी दिया, उसका इंटरेस्ट भी दिया, खरीदा मैंने 1 करोड़ रुपए का, उसको 60,000 रुपए रेंट है समझ लो मीरा रोड में। तो 60,000 रुपए रेंट का हम लोग क्या करते हैं, लीव एंड लाइसेंसी एग्रीमेंट करते हैं टेनेंट के साथ। 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। इसमें मुंबई में एक ब्रोकरेज चलता है, 1 महीने का ब्रोकरेज, टेनेंट से भी ओनर से भी। मीरा रोड में 2 ब्रोकरेज चलते हैं, 2 महीने का, कहीं कुछ जगह पे 2 महीने का, 3 चलता है, 3 भी चलता है। और फिर क्या होता है, 4 महीने के बाद फिर वो फ्लैट टेनेंट या जो लाइसेंसी है जिसने फ्लैट भाड़े पे ले लिया वो चला जाता है, फिर और भाड़े पे दे दो, फिर और दे दो। मतलब अगर 11 महीने के ड्यूरेशन में अगर 2 बार मेरा फ्लैट ओनर का फ्लैट अगर मैंने भाड़े पे दे दिया तो मुझे 4 महीने का रेंट देना है ब्रोकरेज में। वाई? बिकॉज हम संगठित नहीं है, हम डिसऑर्गेनाइज हैं। इसलिए हमने क्या किया कि अप्रूव्ड रियल एस्टेट एजेंट जो हमारे हैं, महाराष्ट्र फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन is going to issue the approval certificates to the competent and genuine professional brokers, real estate agents। वो 1 पार्टी ब्रोकरेज मॉडल पे काम करेंगे और फ्लैट ओनर से भाड़ा नहीं लेंगे, ब्रोकरेज नहीं लेंगे, वो ब्रोकरेज टेनेंट से लेंगे, वो भी 1। और अगर 1 साल में 11 महीने में अगर 2 बार हो जाता है, अगर कोई बढ़ोतरी है, कोई टेनेंट है वो अगर 4 महीने में जाता है तो उस सेगमेंट में तो उससे भी लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या है, हम लोग डिसऑर्गेनाइज होने के कारण ये नहीं होता था। लेकिन अभी हम लोगों ने सब फ्लैट ओनर्स को, मेंबर्स जो हमारे मेंबर्स है उनको ब्रोकरेज फ्री फ्लैट ओनर सर्विस दी जा रही है। इसमें 1 पार्टी ब्रोकरेज अलाउड है। दिस इज द 1 पार्टी ब्रोकरेज मॉडल एंड इन आई ऑफ फ्लैट ओनर दैट इज द ब्रोकरेज फ्री फ्लैट कार्ड। That is our main object and agenda for the welfare of the flat owners। जिस तरह कि अब किसी को भी रेंट पे घर चाहिए वो ऑनलाइन अपना डाल के दे सकता है। आपने जैसा कहा संगठित नहीं है, तो सरकार ऐसा एक कानून क्यों नहीं बनाती जिस तरीके से जो दलाल है, जो ब्रोकरेज करते हैं, उन लोगों का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक गाइडलाइन भी बनना चाहिए। एक ऐसा, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा रूल बनना चाहिए सरकार की तरफ से? अब तक ये फ्लैट ओनर्स एक्चुअली ये सब टैक्स पेयर है। फ्लैट ओनर्स सब टैक्स पेयर है, एवरीबडी इज अ टैक्स पेयर इन इंडिया, बट वो ज्यादा टैक्स पे करता है कंपेरेटिव टू अदर टैक्स पेयर। लेकिन इसमें क्या था, ये डिसऑर्गेनाइज थे, इसके कारण इनके प्रति कोई लगाव नहीं था, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था कॉमन जिसके चलते सब हम लोग उसकी लड़ाई लड़े। अभी हमारी और एक मांग हम लोग करने जा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इन द रूरल एंड अर्बन, रूरल और अर्बन में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द नेम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पंचायत राज इज इनेक्टेड एंड पंचायत राज इज फॉर्म्ड इन द रूरल एरिया। देयर विलेज पंचायत इज द मॉडल विच इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज एक्टिवली implemented in the rural development ministry under governance of the rural development ministry. The village panchayat, panchayat samiti and jilla parishad are acting, but in the urban area that model is not available. As per the population density,
in one building there are lots of flats, more than 100 flats, more than 150 flats, but as per the comparative of the village panchayat, there is the government officer, government recruited, government salaried person, that is the gram sevak. But in the urban area, secretary is the Ram Bharose, manager is the Ram Bharose. उसको ना कोई ट्रेनिंग है, ना रिकॉर्ड रखने का कोई मैंडेटरी प्रोविजन है. कितने सारे सोसाइटी का सेक्रेटरी ने और चेयरमैन ने और मैनेजर ने रिकॉर्ड गायब कर दिया. तो ये रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? इसलिए हम अभी हमारी एक मीटिंग है, उसके बाद में हम लोग हर सोसाइटी के मैनेजर को गवर्नमेंट रिक्रूट करे, गवर्नमेंट उसका सैलरी पे करे और गवर्नमेंट के नॉर्म से उसको ट्रेनिंग दी जाए और गवर्नमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन और गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक वो काम करे. ये मांग करने जा रहे हैं. इसलिए क्या होगा, जो सोसाइटी में जो लफड़े चलते हैं, जो मनमानी चलती है, जो हायरार्की जो ये अनार्की चलती है इन गवर्नेंस बॉडी की, कमिटी मेंबर्स की, वो खत्म होगी और गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी ऑफिसर एज अ पेड मैनेजर वहां पे ट्रेंड बैठेगा, तब वो रिकॉर्ड की जिम्मेदारी उसकी होगी. अगर वो रिकॉर्ड कहीं पे गायब करता है, रिकॉर्ड कहीं पे मिसयूज करता है, रिकॉर्ड कहीं पे वो लापता करता है, तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी. अभी ऐसा नहीं हो रहा है. दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन इन द रूरल लाइफ एंड सिविल अर्बन लाइफ. So we are going to file one type of petition, and we on behalf of Flat Owners Association, on behalf of flat owners, we are creating some type of mild public pressure to the government, that enactment of this type of law, which is the decentralization of power in the urban area, and encourage and empower to the every secretary or every manager as a trained legal manager. Now nobody is a trained. Nobody has know to what is the provision of what is the bylaws, what is the Maharashtra Cooperative Act, what is the MOFA Act, what is the Stamp Duty Act. कोई एक्ट किसी को, what is the MRTP Act, किसी को कुछ मालूम नहीं है और ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी और ना उसको कोई ऑनरेरियम मिलता है. बिना ऑनरेरियम का कौन सेक्रेटरी और कौन मैनेजर क्यों टाइम दे? 200 फ्लैट ओनर्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो तो फुल टाइम एक्टिविटी हो जाएगा. हम क्यों बिना पगार का वो करें? ये इसके कारण ये राम भरोसे चलता है. इसका कोई ना पूछने वाला है, ना इसको कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है. तो रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए ये मॉडल बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंबई की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो एक एक सोसाइटी में 2-2 हजार लोग रहते हैं. एक एक कॉन्फेडरेशन, एक विंग में अगर एक कंपाउंड में अगर 10 बिल्डिंग है तो उसमें 500 घर है, 500 फैमिली है. तो 500 फैमिली अगर रूरल में होती है तो 500 उम्रा बोलते हैं. तो 500 उम्रा में क्या होता है कि बड़ा गांव हो जाता है. वो गांव में तो ग्राम सचिवालय होता है. वेयर इज द अर्बन सचिवालय? तो हम ये मांग करते हैं सरकार को कि ग्राम पंचायत के जो ग्राम सेवक है वैसे ही मॉडल इसमें सोसाइटी पंचायत नाम से किया जाए और सोसाइटी पंचायत को जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, उसका रिक्रूटमेंट भी सरकारी तरीके से हो और उसका सैलरी भी सरकार दे और उसका पूरा रेगुलेशन कंट्रोल और उसके ऊपर पूरा एक नॉर्म और कंट्रोल सरकार की रहेगी. ये भी हमें मांग करनी है. एक सवाल, एक घर दिखाता है और सपने वो बेचता है एक तरह से, पब्लिक के झांसे में आके घर खरीदती है. कई बार EMI पे उनके लोन्स चलते रहते हैं. ऐसे में बिल्डर्स कई बार क्या करता है कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, कि बोलता है कि भाई मैं बना नहीं पाऊंगा घर. ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में भी. ऐसे लोगों के लिए क्या सोल्यूशन? देखो, रेरा ये करेक्ट अथॉरिटी है. तो रेरा अथॉरिटी, इसके लिए सरकार ने पहले क्या होता था कि इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी रियल एस्टेट में. इसके कारण बिल्डर क्या करते थे, एक प्रोजेक्ट बनाया समझ लो कांदीवली में, तो उसका पैसा लेना है बुकिंग का और फिर बोरीवली में नया लैंड खरीदना है. तो डाइवर्शन ऑफ फंड्स होता था और उसके लिए क्या होता था कि ये बिल्डिंग का पैसा वो बिल्डिंग में यूज कर दिया, ये बिल्डिंग स्टॉल्ड हो गया, फिर इसका इधर, ऐसे 10-10 बिल्डिंग स्टॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए. तो इसके कारण रेरा ने उसका बैंक अकाउंट ज्वाइंट करके, ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है. रेरा के इनैक्टमेंट के बाद ये सब समस्या बहुत सारी कम हो गई है, लेकिन लिटिगेशन इतने पेंडेंसी है रेरा के पास, उसको उन्होंने तुरंत डिस्पोज करनी चाहिए. और रेरा अथॉरिटी ने उनका जो स्पीड है वो बढ़ाना चाहिए. इसके लिए सरकार ने भी उनको कोई प्रॉपर स्टाफ की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए. आई थिंक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए. रीडेवलपमेंट वाले लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो रीडेवलपमेंट में
जो डेवलपर के लिए प्रॉपर अथॉरिटी जो अपॉइंटेड है वो रेरा वहाँ जा सकते हैं। सो इसी तरह से जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन वो अवेयरनेस और लीगल राइट्स उनको बताएगी, उनको गाइड करेगी। तो उसमें कभी चेंजेस होते नहीं है। जहाँ पे प्रेशर बनेगा वहाँ पे नए रूल आएंगे। आज तक आपने कभी भी देखा रहेगा कि कोई नए रूल्स कोई भी बदल जो हुआ ना, वो कहाँ से तो प्रेशर हो चुका है। हमें ये टाइम है, हम अगर हमारे बच्चों को अच्छे फ्लैट्स देने हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी को अगर अच्छा डेवलपमेंट देना है, तो हमें सबको एक होना है। और सबको एक होना है, इसका मतलब क्या है? हमें सबको एक साथ प्रेशर करना है। जब प्रेशर बनेगा, सर देखो आज सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप हो। सबसे बड़ी ताकत आप हो, क्योंकि आप अगर हमारे साथ रहेंगे ना, आपने आज इतने प्रॉब्लम्स देखे, आपने इतने आज प्रॉब्लम्स देखे, वो प्रॉब्लम्स अगर आप हमारे साथ जुड़ के सॉल्व करेंगे तो अपने प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अपने आने वाले पीढ़ी को हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं। हर चीज पे अगर हम आवाज उठाना स्टार्ट करेंगे, आने वाले 4 महीने में सिर्फ महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन का लेटर गया तो उसके बाद उसमें चेंजेस होने ही हैं।